एक महिला की यहाँ पर शादी होती है 1999 में, 2000 में उसके एक लड़का भी जन्म हो जाता है, ठीक है, पहली शादी ये हो रही है। उसके कुछ सालों बाद यहाँ पर दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो जाता है, डिस्प्यूट अराइज होता है और 2005 में दोनों सेपरेट हो जाते हैं। एक यहाँ पर एग्रीमेंट करते हैं, एमओयू साइन करते हैं, जिसमें वो अपने रिश्तों को यहाँ पर खत्म करने की बात करते हैं, ठीक है। एक एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट में अपनी शादी को यहाँ खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको जानने की ये है कि जो एग्रीमेंट पर शादी का यहाँ तलाक लेने की बात की जाती है, शादी को खत्म करने की बात की जाती है, वो यहाँ पर एग्रीमेंट ऐसा वॉइड होता है, ये मान्य नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर उनके अलग रहने के संबंध में एग्रीमेंट है, वो तो यहाँ वैलिड रहेगा कि हम दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो हमारे मैट्रिमोनियल यहाँ रिलेशनशिप है वो हम नहीं निभाएंगे, तो ये एग्रीमेंट तो वैलिड रहेगा, लेकिन शादी वो यहाँ खत्म नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर लिखित तौर पर सेपरेशन यहाँ एमओयू में के फॉर्म में साइन कर लिया था। तो दोस्तों बाद में क्या हुआ, लड़की के पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति था, उससे इस महिला ने दूसरी शादी कर ली और शादी के कुछ सालों बाद उस पति से भी उसका विवाद शुरू हो गया दोनों पति पत्नी के बीच में। तो पति ने क्या किया, यहाँ पर सेक्शन 12 और सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत इस शादी को शून्य यानी वॉइड घोषित कराने के लिए कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी, क्योंकि ये शादी तो शून्य थी, क्योंकि दूसरी शादी थी, पहले पति से ना उसका डिवोर्स हुआ था, ना पहले पति की मृत्यु हुई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी, तो शादी नहीं थी। तो कोर्ट में जाकर उसे शून्य भी घोषित करा सकता था, वैसे तो वो शून्य थी। तो वो कोर्ट में गया और यहाँ फैमिली कोर्ट के समझ गया और इस शादी को यहाँ पर उसने नल एंड वॉइड घोषित करा लिया। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों दोबारा से करीब आते हैं और दोबारा से इनमें यहाँ लगाव होता है और दोबारा से ये निश्चय करते हैं कि हमें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए और दोबारा से शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा भी शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये दूसरी शादी थी, लेकिन ये कर लेते हैं शादी, जैसी भी है वो कर लेते हैं शादी। तो क्या होता है, दोबारा शादी कर लेते हैं, जो कि शादी नहीं थी, ठीक है, दोबारा शादी कर लेते हैं। उसके बाद फिर से इनके बीच में विवाद शुरू हो जाता है, और जो पत्नी है वो अपने दूसरे पति के अगेंस्ट यहाँ 498A के अंतर्गत दहेज उत्पीड़न का 3/4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत और ये मुकदमा उसके खिलाफ दाखिल करती है और मेंटेनेंस के लिए यहाँ फैमिली कोर्ट में जाती है, अपने दूसरे पति से मेंटेनेंस की प्रेयर करती है। तो जो लोअर कोर्ट होती है, जो फैमिली कोर्ट होती है, वो इसकी पिटीशन को अलाउ करती है और जो बच्ची है और जो पत्नी है, ठीक है, वो यहाँ पर उसे भरण पोषण दिलाया जाता है दूसरे पति से। 125 सीआरपीसी के अंतर्गत ये मेंटेनेंस दिलाया गया था। पति यहाँ पर पीड़ित था, वो हाई कोर्ट गया, जो तेलंगाना हाई कोर्ट थी उसने यहाँ इस आदेश को, जो मेंटेनेंस का आदेश था, उसे सेट असाइड कर दिया। अब पत्नी हाई कोर्ट के आदेश से पीड़ित थी, एग्रीड थी, तो वो गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जब ये फैक्ट्स देखे सारे, तो महिला की पिटीशन को अलाउ किया और कहा कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो पत्नी है अपने दूसरे पति से मेंटेनेंस पा सकती है। तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या देखा, कोर्ट ने देखा कि दोनों ने यहाँ पर लिखित रूप से यहाँ पर सेपरेशन का जो एग्रीमेंट था वो साइन किया था कि हम दोनों अपने रिश्ते को यहाँ पर लिखित रूप में खत्म कर रहे हैं, अलग रहेंगे हम, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात थी, ये पॉइंट था। और जो दूसरा पति था उसे ये पूरी जानकारी दी गई थी पत्नी के द्वारा, उसे ये पूरा पता था कि जो इस महिला का पहला पति है उसकी कोई मृत्यु भी नहीं हुई है, ना ही कोर्ट ने कोई डिग्री पारित की है डिवोर्स की, कोई आदेश ऐसा पारित नहीं किया है डिवोर्स का, तो इसके बावजूद भी उसने दूसरी शादी की। तो उसका मेला फाइड इंटेंशन साफ दिख रहा था, ठीक है। एक तरफ तो वो खुद शादी कर रहा है, ठीक है, और शादी को शून्य भी घोषित करा रहा है। जब तुझे मालूम थी शादी नहीं हो सकती तो शादी क्यों कर रहा था, तो मेला फाइड इंटेंशन साफ दिखाई दे रहा था कि जब दोनों के बीच में विवाद हो गया तो वही पति यहाँ पर उस शादी को नल एंड वॉइड कराने के लिए फैमिली कोर्ट गया था, उसे शून्य घोषित भी करा लिया था।